जी गुड इवनिंग आप सबको। बहुत लेट कमेंट शुरू हुए आज। आइए मेरे बच्चों, पढ़िए सवालों का। क्वेश्चन में कह रहा है द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर दिस एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। आज मैंने THSL के भी सारे क्वेश्चन ले लिए हैं 2020 वाले, तो मुश्किल से 5 से 6 ही क्वेश्चन हाथ लगे हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं। कहता है द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर दिस एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो आज हमें सर्कल का कॉन्सेप्ट बेसिकली जानना है। देखिए यार, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, वृत्त की समीकरण। क्योंकि ये पहले पूछी नहीं जाती थी, लेकिन इस बार CHSL में इससे क्वेश्चन पूछ लिया है, तो मैं इसको करा रहा हूँ और अब इसको पूरा डिटेल ही समझा दे रहा हूँ। बहुत बार स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए सर्कल पूछ लेता है कि किसी सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इस बारे में चर्चा कर लेता है। तो दोस्तों समझने का प्रयास करिएगा। हट बे हट बे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए ये सर्कल है, मान लीजिए मेरे दोस्तों ये सर्कल है, ठीक है। और इस सर्कल के कोई पॉइंट है, लेट से ए और बी, इसके कोई पॉइंट, ए और बी इसके कोई पॉइंट। ये सर्कल है, सर्कल के सेंटर के कुछ भी पॉइंट आप मान लीजिए, ए बी मान लीजिए, बी सी मान लीजिए, सी डी मान लीजिए, कुछ तो मानिए, जो भी आप मानेंगे वही मैं मान के चलूँ, ठीक है। या वैसे सर्कल के जो सेंटर के पॉइंट माने जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, वो माने जाते हैं -G और -F। बाकी आपकी श्रद्धा, मैं भी स्टैंडर्ड ही मान लेता हूँ -G और -F। किसी भैया कोई आपत्ति तो नहीं? आपने 11th क्लास में सर्कल की इक्वेशन पढ़ी होगी, तो शायद 10th में भी आने लग गई, मुझे पता नहीं है। तो सेंटर वहां पे -G और -F मान, यहां हम कोई भी पॉइंट मान लें। क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है तो रिलेशन लेना पड़ेगा। कोई भी P पॉइंट ले लेते हैं एक्स वाई एक ऐसा पॉइंट ले लिया जो सर्कल की सरकमफ्रेंस है। ये हमारा O सेंटर है ना। सेंटर के वर्टेक्स -G -F बड़े स्टैंडर्ड होते हैं और उन्हीं को हमने उठाया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट की डिस्टेंस या सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस हमेशा रेडियस होती है। तो ये जो मेरी लेंथ है, ये मेरी कहलाएगी रेडियस, ये मेरी कहलाएगी त्रिज्या, है ना। क्या कहलाएगी जी? रेडियस, त्रिज्या। ये मेरी त्रिज्या कहलाएगी। देखिए, एक ही सवाल अभी तक इसमें पूछा है, किसमें? THSL में सर्कल से, और वो भी इतना बड़ा सवाल नहीं, उसको मैं बिना सर्कल के कॉन्सेप्ट के भी आपको सिखा सकता हूँ। लेकिन मैंने सोचा जब पूछ ही लिया है तो हम भी 2 कदम आगे चले जाते हैं और सर्कल को गहराई से पढ़ लेते हैं, है ना। तो वो प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब आप कोई कमेंट मत करिए ना, मैं आपका जवाब दूंगा, क्योंकि इसको थोड़ा सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। हमारी रेंज से हल्का सा ऊपर का सवाल है। तो मेरे बच्चों, मैं आपसे इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकलवाना चाहता हूं। तो आपको तो पता है 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या रहता है। तो आप कहेंगे सर y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो y2 y माइनस y1, y2 y मान लिया, y1 मान लिया -f, लेकिन माइनस f करेंगे तो हो जाएगा प्लस। तो y प्लस f प्लस x2 माइनस x1। तो x माइनस, आप करोगे -g करोगे तो माइनस माइनस प्लस g है ना। और इस पूरे का स्क्वायर रूट, ये होती है इसके बीच की डिस्टेंस। यानी 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालने का सूत्र है। आप और हम सब इस बात को जानते हैं, है ना। अब मेरी अगली बात को सुनिए। और ये 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस को हमने रेडियस माना है, r माना है। किसी भैया को दिक्कत है यहां तक? अब एक बात बताइए, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं? होल स्क्वायर कर दो, तो ये स्क्वायर रूट यहां से हट जाएगा, है ना। और ये होल स्क्वायर हट जाएगा अगर मैं इसका पूरे का स्क्वायर कर दूं तो ये होल स्क्वायर यहाँ हट जाएगा और यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। किसी भैया कोई आपत्ति तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? कोई दिक्कत। अब आगे समझ। अब मैं इसका होल स्क्वायर का फार्मूला खोल देता हूँ।
तो वाई स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर प्लस 2FY, एक्स स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर प्लस 2GX इक्वल टू आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर को यहां ले आते हैं माइनस आर स्क्वेयर इक्वल आए ना। अब थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस में जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बनी हमारी सर्कल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म, ये बनी मेरे प्यारे बच्चों हमारे सर्कल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी सर्कल की इक्वेशन बन गई। अगर इसको थोड़ा और सुंदर रूप में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2GX प्लस 2FY, और इस पूरे पार्ट को कांस्टेंट मान लेते हैं क्योंकि इसके साथ वेरिएबल तो जुड़ा नहीं है एक्स वाई, तो कोई कांस्टेंट टर्म रख लेते हैं सी इक्वल टू जी, है ना। अब ध्यान इस बात का रखिएगा कि जो कांस्टेंट टर्म है सी, इसको मैंने क्या लिया है, जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, है ना। एक बार इतनी बात समझ लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। ये यार दोस्तों, अब इसको पहले पेज पे लिख देता हूं कि इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है सर्कल की। मेरे प्यारे बच्चों, ये होती है किसी भी सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी भी सर्कल की इक्वेशन होती है। और ध्यान ये रहे कि जो सी है, इसका बात का अर्थ है कि जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, यानी मैं आर स्क्वेयर को इधर ले आऊं तो आर स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी, यानी आर की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछ लूं तो ये होगी मेरे बच्चे जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी। ये मेरी रेडियस हो गई। बस यही कहानी है पूरे सर्कल की। बस अर्थ आप दो तीन चीजों को समझना, क्या कि जी जो है वो मेरे सर्कल का सेंटर नहीं है। मेरे सर्कल का सेंटर मैंने माइनस जी और माइनस एफ लेके बताया था, ध्यान रहे। सर्कल का जो सेंटर था वो माइनस जी और माइनस एफ लिया था, है ना। सर्कल का जो सेंटर था वो मैंने माइनस जी और माइनस एफ लिया था, है ना। अब मैं कुछ कुछ बेसिक बातें आपको सिखाता हूं यार। जैसे मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 22y प्लस 39, कुछ भी लिखवा लो यार, मतलब 139 कुछ भी लिख दिया बराबर चीज। मैंने ऊपर लिख दिया दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए सर्कल या इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। हिंदी में मैं इसे ऐसे कहूंगा कि यदि किसी वृत्त की समीकरण ये है तो इस वृत्त के केंद्र क्या होंगे। तो आप कहेंगे जी देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन समझ जाएंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2GX प्लस 2FY प्लस सी इक्वल्स टू 0। मेरे प्यारे बच्चों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी सर्कल की। जब हम इसे कंपेयर कर रहे हैं तो ये कंपेयर हो गया, ये कंपेयर हो गया। तो आप गौर से देखेंगे कि यहां पे 2GX आया, तो इसको 2GX की फॉर्मेट में तोड़ेंगे तो 2 इंटू एक्स तो हो ही गया। तो अब जी की वैल्यू क्या लें कि -10 आ जाए, तो आप कहेंगे जी की वैल्यू यहां -5 लेनी पड़ेगी। अरे हाँ है ना, देखो 2 जी की वैल्यू लेनी पड़ेगी -5x, तभी तो ये -10x बना। अरे हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, सर्कल के सेंटर जी नहीं होते, सर्कल के सेंटर जी और -f होते हैं, जबकि एक्चुअल में जी की वैल्यू आई -5, लेकिन मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, -g की। तो -g का मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जी की वैल्यू आएगी 5।
है ना। यहां पे अगर मैं बात करूं तो 2f(y) 22 है, तो इसे लिखेंगे तो 2 f को क्या लिखेंगे 11 इंटू वाई। तो आपने देखा कि f की वैल्यू है 11, जबकि मुझे f की वैल्यू चाहिए ही नहीं, मुझे सेंटर के वर्टेक्स चाहिए, और सेंटर के वर्टेक्स माइनस f होते हैं, मतलब -11 हो। यानी इस सवाल में अगर आपसे कोई सेंटर के वर्टेक्स पूछे, इस सवाल में अगर आपसे कोई सेंटर के वर्टेक्स पूछेंगे तो आप आंसर देंगे सर 5 - 11। क्या आंसर देंगे मेरे बच्चों? 5 - 11, है ना। ये उस सर्कल के सेंटर के वर्टेक्स होंगे। किसी भैया को दिक्कत है? फिर से समझिए इस बात को, जो लिखा हुआ एक बार देखिए कि हमने सेंटर के वर्टेक्स क्या माने हुए? -g और माइनस है। क्या माने हुए भाई? -g और माइनस है ना। अब पेपर में इस बात को कैसे करा जाए डायरेक्ट? तो पेपर में करने का सीधा सा तरीका होगा क्या, अगर पेपर में ये सवाल आए तो आप ये देखिए कि 2 से इसे भाग दे दीजिए, क्या आएगा? 2 × 5 = 10, -5 आए। तो अगर यहां माइनस आया ना तो प्लस लिख दो। 2 से इसे भाग देंगे, 2 × 11 = 22, तो +11 आया तो यहां -11, यानी इसके वर्टेक्स +5 - 11, यानी जो यहां साइन आएगा उससे उल्टे सेंटर के वो साइन हो जाएगा, है ना। मेरी बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? किसी भाई को कोई दिक्कत है? अगर इसी सवाल में मैं आपको ये कह दूं कि सर्कल की रेडियस निकाल के बताइए, तो आप कहेंगे जी सर्कल की रेडियस का भी सूत्र आपने लिखवा दिया। क्या सूत्र लिखवाया कि g² + f² - c², है ना। g का वर्ग प्लस f का वर्ग माइनस c²। अच्छा, अब g की वैल्यू माइनस हो प्लस हो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि उसका वर्ग करके तो प्लस ही आना है। ऐसे f की वैल्यू प्लस हो माइनस हो कोई फर्क ही नहीं होना, उसका उत्तर प्लस ही आना। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत होगी। अगर मुझे यहाँ सेंटर चाहिए ना, सॉरी रेडियस चाहिए, तो आप डायरेक्ट आप दिखाएंगे c की वैल्यू 139 है, तो आंसर लिखेंगे g²। g की वैल्यू एक्चुअल में थी कितनी? -5, लेकिन आप उतनी ही दूर मत जाइए, जो भी आपने निकाल लिया -5 हो या +5 हो, वर्क करके तो 25 आया। f की वैल्यू थी जी +11, तो +11 हो या -11 वर्क करेंगे तो 121 ही आएगी, है ना। और माइनस करेंगे c 139, तो 121 और 25, 5 और 1 6, 2 और 2 4, 146 माइनस 139, 7। तो रेडियस आएगी जी कितनी? √7। ये मेरे भैया हमारा आंसर होगा। क्लियर है? ये मेरा आंसर होगा। किसी भी भैया को कोई बात हो, यहां तक कोई दिक्कत हो ना, बात समझ में आए तो मुझे बताइएगा दोबारा। बताइए आगे। x² + y² + 12x माइनस 18y + 22 = 0। सेंटर के वर्टेक्स बताइए क्या होंगे? अगर किसी सर्कल की इक्वेशन ये है तो सेंटर के वर्टेक्स बताइए क्या होंगे? आइए मेरे बच्चों, बात समझ में आई? तो यहां से 2 से भाग दोगे क्या आया? तो 2 से भाग दोगे +6 आया। तो सेंटर के अगर कोई वर्टेक्स पूछेगा तो -6 लेंगे। यहां 2 से भाग दोगे -9 आया, है ना। तो सेंटर के वर्टेक्स +9 आए। तो अगर आपसे सेंटर के वर्टेक्स पूछे जाए तो डायरेक्ट आप आंसर लिखते हैं। लेकिन अगर आपसे रेडियस पूछी जाए तो आपको लफड़ा ही नहीं लेना। 6 का वर्ग 36, 9 का वर्ग 81 -22, भाई g² + f² - c। इसका जो उसके रूट निकल के आएगा वो मेरी रेडियस निकल। आज अब सवाल करिए भैया। कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर 1 - 2। सेंटर के जो वर्टेक्स है वो 1 और -2 है ना।
और मैंने बताया था हम सेंटर के वर्टेक्स माइनस जी और माइनस एफ लेके चले। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए जी की वैल्यू क्या लूं मैं कि 1 आ जाए। तो आप कहेंगे माइनस जी बराबर, देखो मैं डिटेल बता रहा हूँ, माइनस जी बराबर 1 है तो जी की वैल्यू तो -1 आई ना भाई। जी की वैल्यू -1 रखोगे तभी तो माइनस माइनस प्लस 1 आएगा। तो जी की वैल्यू निकल के आई -1 है ना। एफ की वैल्यू कोई आपसे पूछ बैठे तो माइनस एफ बराबर -2 तो एफ की वैल्यू आई जी। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी कॉन्स्टेंट बराबर 0। ये भी ध्यान रहे कि सी की जो वैल्यू होती है वो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होती है। ये बताया हुआ भाई। सी की जो वैल्यू है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सी की जो वैल्यू है ना। तो सी की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी भाई कितनी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये बनी मेरे बच्चों सी की वैल्यू है ना। तो अब गौर से देखिए जी की वैल्यू -1 का स्क्वायर +1, एफ की वैल्यू है जी 2, 2 का वर्ग 4, रेडियस उसने खुद दे रखी है जी कितनी 4, तो 4 का वर्ग 16 है ना। तो 4 और 1 5, 16 में से 5 गया भैया कितना बना, 16 में से 5 गया बचा 11 -11 है ना। तो इक्वेशन लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, जी की वैल्यू है जी -1 तो यहां रखेंगे तो -2 आ जाएगा, -2x। एफ की वैल्यू है जी 2 तो 2 दूनी 4y और सी की वैल्यू है जी -11 तो -11। -11 उधर जाएगा ब्रैकेट के मतलब बराबर 0 के उधर तो प्लस का हो जाएगा। तो ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी इस सर्कल की। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र -2x प्लस 4y इक्वल टू 11, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है ना। किसी भैया को दिक्कत है यहाँ तक, है ना। नहीं, ये तो था इस सवाल को सोल्व करने का डिटेल तरीका कि पूरे क्वेश्चन को अगर डिटेल सोल्व करना होता तो कैसे करते। अब हम बात करते हैं जी इसी सवाल को पेपर में कैसे अटेम्प्ट किया जाए। तो हमें ये देखना था कि भाई सेंटर के वर्टेक्स 1 और -2 उसने दे रखे हैं आयना और रेडियस 4 है। तो सी की वैल्यू होगी जी स्क्र तो प्लस और माइनस 1 का वर्ग 1 प्लस बी स्क्र मतलब एफ स्क्र 2 का वर्ग 4 माइनस रेडियस का स्क्र 4 का वर्ग 16, तो 16 और 4 घटाओगे तो ये आएगा -11। सी की वैल्यू -11 आती, लेकिन ये सारी चीजें उधर जा रखी है तो आंसर में बराबर का 11 आना चाहिए। यानी मेरा जो भी आंसर होगा उसमें इक्वल टू 11 होगा, यानी ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ना ही मेरा ये आंसर हो सकता। या तो मेरा सी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा। अब एक बात बताइए, अगर मैं यहां सेंटर का वर्टेक्स पूछूं तो क्या होगा। तो तरीका बताया 2 से भाग दो, 2 से भाग दोगे क्या आया +1, और अगर यहां +1 है तो सेंटर का वर्टेक्स में साइन चेंज हो जाएगा -1, जबकि हमारे पास सेंटर का जो वर्टेक्स है उसमें क्या आना चाहिए +1 है ना। इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन गलत है, डी ही ऑप्शन मेरा प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल सही है ना। समझ पा रहे हैं नहीं मेरी बात को पक्का। अब आगे देखिए जी, मूल बिंदु यहां पे भी एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, और सी की वैल्यू क्या होगी जी जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस आर स्क्र। अब एक बात मेरी सीखिएगा, अगर सेंटर 0 0 आ जाए, सेंटर 0 0 मतलब ओरिजिन सेंटर दे दिया जाए, अगर किसी सर्कल का सेंटर ओरिजिन मतलब उसके वर्टेक्स 0 0 हो तो जी की भी 0 एफ की भी 0, तो ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, चूंकि ये 0 बन गया ये भी 0 बन गया जी एफ की वजह से। अब यहां रखते हैं जी और एफ की वैल्यू 0 0 लेंगे तो 0 0 आ जाएगा। आर की जो भी वैल्यू दे रखी होगी यानी सी की जो वैल्यू है -r² आएगी, तो सी की वैल्यू -r² आएगी। अब -r² बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा r। तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहां से एक चीज और लिख सकते हैं क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म
ऑफ ए सर्कल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए सर्कल whose center is origin, मूल बिंदु, is origin and whose center is origin, standard form of a circle whose center is origin and whose center is origin and radius is r and radius is r। तो इसका सीधा सीधा फार्मूला हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू आर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी किसी सर्कल की अगर उसका सेंटर ओरिजिन है 0 0। करिए जी। सवाल में कह रहा जी मूल बिंदु और 6 सेंटर त्रिज्या वाले वृत्त की समीकरण ज्ञात करिए। तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र 6 का वर्ग 36। देख लीजिए कहीं मिल जाए तो, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यही है क्योंकि -36 उधर जाएगा प्लस का। अगर सेंटर ओरिजिन पे है तो इक्वेशन यही बनेगी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 36। समझ गए भाई? आइए कहता है जी सर्कल का वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसके व्यास के दोनों तरफ के बिंदु 4 3 और -2 1 है। बताइए। देखिए यार दिखाता हूँ डिटेल, फिर मैं इसको शॉर्ट भी समझाऊंगा कि कितना आसान सवाल है और हम इसे कितना गंभीर ले रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए कोई सर्कल है और सर्कल का कोई डायमीटर मान लेते हैं जी। ये सर्कल का कोई डायमीटर मान, ठीक है भाई। ये सर्कल का डायमीटर मान, तो हमारे सवाल में कह रहा है जी इस सर्कल के डायमीटर पे 2 पॉइंट दे रखे हैं 4 3 और -2 1। मैं पूरा डिटेल पढ़ा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि सर्कल के सेंटर का, सेंटर जो होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, तो हम यहाँ से मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो मिड पॉइंट के वर्टेक्स कैसे निकलेंगे? तो आप कहोगे भाई x1 प्लस x2, तो 4 -2 क्या आएगा? +2, उसका आधा आएगा 1। y1 प्लस y2, तो 3 और 1 4, 4 का आधा 2। तो इसका मतलब सेंटर के जो वर्टेक्स होंगे वो 1 और 2। किसी भैया को दूरी मतलब दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अगर आपके पास मेरे बच्चों सेंटर के वर्टेक्स निकल के आ गए, अगर आपके पास सेंटर के वर्टेक्स निकल के आ गए, आए ना? किसके वर्टेक्स निकल के आ गए? सेंटर के वर्टेक्स निकल के आ गए। अरे बोल दो, सेंटर के वर्टेक्स निकल के आ गए, तो ये बताइए क्या रेडियस नहीं निकाल सकते? आप निकाल सकते हैं भाई। कि नहीं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस की किसी भी बिंदु की दूरी रेडियस कहलाएगी। तो 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है y2 - y1, तो 3 में से 2 गया 1, 1 का वर्ग 1 प्लस x2 - x1, 4 में से 1 गया 3, 3 का वर्ग 4 में गया 3, 3 का वर्ग 9, 9 और 1 10। यानी सर्कल की जो रेडियस आई वो आई √10। पक्का रेडियस आ गई जी √10। अब ये बताइए कि सी की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे जी सी की वैल्यू होती है जी स्क्वायर, यानी सेंटर 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस आर स्क्वायर होता है भाई, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों आर क्या है? √10। √10 का वर्ग क्या होगा? तो आप कहेंगे जी 10 ही होगा। तो 4 और 1 5, 5 में से 10 गया -5, यानी सी की वैल्यू आ गई -5। तो अगर हम इक्वेशन बनाने जाएंगे तो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फुल डिटेल बता रहा हूँ, उसका फिर शॉर्ट भी समझाऊंगा। 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान से मेरे शब्दों को समझिएगा, रटिएगा नहीं। मैंने बताया था सेंटर के जो वर्टेक्स होते हैं वो -g और -f माने जाते हैं।
इसका मतलब माइनस जी 1 है तो जी की वैल्यू -1 होगी, तो जी की वैल्यू -1 होगी तो ये -2x आ जाएगा, और -f2 है तो f की वैल्यू -2, तो ये हो जाएगा -4y। और c की वैल्यू क्या है जी -5, तो -5 उधर लेके जाओगे किसका हो जाएगा प्लस। ये इसकी इक्वेशन बनेगी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -4y = 5। ये मेरा आंसर। पहला तरीका तो था इस सवाल को सोल्व करने का ये। अब बढ़ते हैं आगे, है ना। ये एक्चुअल में CHSL का क्वेश्चन था, तो पेपर में ये क्वेश्चन जिस फॉर्मेट पे आया उस फॉर्मेट का तरीका मैंने आपको सिखाया। अब एक बार इसे पढ़िए, फिर मैं दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन करता हूं। देखिए यार, अगर मैं एज ए स्टूडेंट एग्जाम दे रहा होता, मैं इस सवाल को ऐसे करता। देखिए भाई, मुझे ऐसे देखना था कि इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट है 4, 3, तो यानी जो भी सर्कल की इक्वेशन होगी वो 4 और 3 को सेटिस्फाई करनी चाहिए। यानी x की वैल्यू 4 ले लें, y की वैल्यू 3 ले लें तो सेटिस्फाई करें। तो देखिए 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25, यानी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र तो हर जगह 25 आना है। यहाँ 4 दूनी 8 आएगा, यहाँ 3 चौक 12 आएगा, तो 12 8 20, 20 में से 3 गलत आ गया। लेकिन अगर अगले में भी सेम यही है तो आप देखो 25 में से 12 और 8 20 गया तो कितना बना 5, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये मेरी इक्वेशन हो सकती है, ये तो आंसर होगा ही नहीं। यहां देखें तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू 25 है ना। अब देखिए एक्स की वैल्यू थी 4, 4 6 24, और वाई की वैल्यू थी 3, 3 दूनी 6। अब आप खुद देखिए क्या 3 उत्तर निकाल के देगा, तो भाई 25 और 6 31, 31 में से 24 गया 3 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी मेरी इक्वेशन नहीं हो सकती। यहां चेक करें तो ये वैल्यू थी 25, है ना, और x की वैल्यू 4, 4 दूनी 8, और y की वैल्यू 3, 3 चौक 12, तो 12 में से 8 गया 4, प्लस 4 25 4 29, ये तो 5 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी मेरी इक्वेशन नहीं हो सकती। तो केवल बी ही मेरा ऑप्शन था। यानी आप कोई भी एक वर्टेक्स उठाते और इक्वेशन चेक कर लेते, है ना। अगर दो इक्वेशन में सेटिस्फाई करते तो हम फिर दूसरा पॉइंट भी चेक करते कि वो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पा रहे, अच्छे से मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सोल्व कर सकते थे बिना समय गवाए, लेकिन चूंकि मैं समझा रहा हूं यहाँ कॉन्सेप्चुअली, तो मेरा फर्ज था कि मैं आपको सवाल को डिटेल समझा, इसलिए मैंने डिटेल समझा। भैया करिए। कह रहा जी उस लाइन की इक्वेशन बताइए जो 3 - 5 से होके गुजरे और स्लोप दे रखा है 2, कर लोगे आसानी से। यार ये सवाल गलत डल गया, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नहीं है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये करिए, कहते उस वृत्त का समीकरण बताएं जिसकी त्रिज्या 4 और केंद्र 3 और माइनस। देखिए जी, केंद्र 3 और -2 है ना, और आपको बताना है क्या इक्वेशन। तो अब सबसे पहले तो पेपर से अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से अटेम्प्ट करिए कि भैया 2 से भाग देंगे 6 को तो आएगा -3, तो सेंटर आएगा +3, बिल्कुल सही। इसे 4 से भाग देंगे 2 को तो आएगा +2, तो सेंटर आएगा -2। यानी ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई करेगी, मतलब जो भी हमारी इक्वेशन होगी उसमें -6x + 4y होगा। तो यहाँ तो गलत है, यहाँ -6x नहीं, ये इसलिए गलत है, यहाँ -6x नहीं है इसलिए गलत है। इसका मतलब केवल और केवल एक ही इक्वेशन है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, बाकी हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। भाई अगर हमारे पास केंद्र के शीर्ष 3 और -2 हैं तो g की वैल्यू आएगी -3 और f की वैल्यू आएगी मेरे भाई -नहीं +2, तो 2gx करेंगे तो 2 तिया 6 +2
एफ वाई करेंगे तो ये आएगा -6x + 4y। ये मेरा आंसर। तो जिस इक्वेशन में -6x + 4y है वही मेरा आंसर, तो केवल इसमें है, तो ये मेरा। देयर इज नो नीड टू मेक इट सोल्व इन डिटेल, यू जस्ट हैव टू कंसंट्रेट ऑन दी ऑप्शंस। वृत्त की त्रिज्या और केंद्र के निर्देशांक बताइए। कहता है जी वृत्त के निर्देशांक बताइए। इस इक्वेशन को देख के तो 2 से भाग दोगे तो आएगा -2, क्योंकि 4 माइनस का है तो 2 दूनी 4 तो -2 आया, तो सेंटर के वर्टेक्स होंगे +2। इसे 2 से भाग दोगे तो -3, तो सेंटर के वर्टेक्स होंगे +3। यानी सेंटर के वर्टेक्स तो 2 3 होंगे, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक चुनना है। अब कह रहा है रेडियस भी बताइए, तो रेडियस के लिए क्या चाहिए, तो आर की वैल्यू जो होगी वो होगी g² + f² - c। तो g का मतलब -2 लो या 2 लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो 2 का वर्ग 4 आना है, हाँ है ना, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, और 3 का वर्ग 9 आना है, और c की वैल्यू उसने दे रखी -12। ध्यान देना, गलती मत कर बैठना, c की वैल्यू है -12, तो -12 का मतलब माइनस माइनस +12 हो जाएगा। तो 12 और 4 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी रेडियस आएगी मेरे भाई कितनी, 5। अब हमें देखना कौन सा ऑप्शन 5 दे रहा है रेडियस, ये तो 2 3 और 5, ये हमारा आंसर है ना। वैसे भी समझ सकते थे कि रेडियस माइनस में तो आनी नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो इमेजनरी बन जाएगा। अरे हाँ है ना, तो रेडियस किसी भी सूरत में या नेगेटिव नहीं आ रही होगी, क्योंकि रेडियस इज ऑल्सो ए लेंथ। फाइंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड द ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। बच्चा कह रहा है इसको नहीं बताया, बता तो दिया, ये सब इसका नहीं है, मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा, इसे टेंशन क्यों ले रहे हो तुम। एक इससे पीछे, अच्छा इसकी कह रहा था क्या, इसमें भी आसानी से कर लोगे। कहता है एक पॉइंट दे दिया, स्लोप दे दिया, तो निकाल लोगे यार, इसमें है ही क्या फिर, बताइए जी। कहता है जी 2 सर्कल की इक्वेशन दे दी है आपको, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ आपको निकाल के बतानी है। तो ध्यान दो जरा, फाइंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। आइए जरा समझते हैं यार। थोड़ा सा दिमाग लगाना और जल्दी से बताना। इसे 2 से भाग दोगे क्या आएगा, -1। इसे 2 से भाग दोगे क्या आएगा, -2। इसका मतलब एक जो सर्कल बनेगा उस सर्कल की सेंटर के वर्टेक्स होंगे +1 और +2, है ना। मेरी बात समझे कि नहीं। अब अगले पे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। 2 से भाग दोगे +2, 2 से भाग दोगे -1, तो +2 -1 है तो साइन उल्टे होने। दूसरा जो सर्कल बनेगा उसके सेंटर के वर्टेक्स होंगे जी -2 और +1। क्या किसी भाई को दिक्कत है जी यहाँ तक। आप कहेंगे साहब कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाल, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाल दो। अगर ये सेंटर ए है और ये सेंटर बी है तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाल दो। तो भाई डिस्टेंस निकालने का फार्मूला तो अपने को आता है, क्या रहता है, स्क्वायर रूट में y2 - y1। तो दो में से एक गया एक, भाई y2 - y1, y लिखता हूँ डिटेल, y2 2, y1 1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1, 1 माइनस -2 तो +2 का स्क्वायर। तो दो में से गया एक का वर्ग 1 आया, 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9 आया, तेरी 80 कम 80, तो ए वी की वैल्यू आ गई भैया √10। देखना यार गलत तो नहीं बता दिया। चलिए जी, तो इनके बीच सेंटर्स के बीच की जो लेंथ है भैया वो है √10, √10 है ना। दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की लेंथ है जी √10। एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो 1 और 2 बिल्कुल सही है, इसका इसके सेंटर देखेंगे तो 2 और -1, तो -2 और 1, ये भी बिल्कुल सही है। डिस्टेंस y2 - y1, दो में से एक गया एक, एक का वर्ग 1, x2 - x1, 1 माइनस -2 +2 हो गया, 3 का वर्ग 9 था। अब आ जाइए इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, इस वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो आप जानते हैं रेडियस का फार्मूला होता है g², तो 2 का वर्ग 4 प्लस f², 4 का वर्ग 16 -c,
तो सी की वैल्यू है 4। 4 से 4 कटा तो इसकी रेडियस निकल के आ गई जी 4, यानी सर्कल की रेडियस निकल के आ गई भैया 4, है ना। अब यहाँ आते हैं, इस सर्कल की रेडियस निकालेंगे तो बेटा इस सर्कल की रेडियस निकालने का तो सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? इस सर्कल की रेडियस निकालने का सूत्र होता है भैया क्या, भैया क्या आई थी इसके सेंटर के वर्टेक्स 2 और यहाँ था -1, तो आर की वैल्यू होगी क्या, जी स्क्वायर तो 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, है ना, +1, और माइनस में सी, सी की वैल्यू 1, 1 से 1 काटा 4, 4 का वर्गमूल 2 आया। इसका मतलब मेरे बच्चों इस सर्कल की रेडियस आ गई 2 और इस सर्कल की रेडियस आ गई 4। अब जरा बात को समझने की कोशिश करो, ये 4 और 2 6 आने लग रहा है, इसका मतलब ये दोनों ही सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यानी सवाल में गड़बड़ है, सवाल में गड़बड़ है। क्योंकि √10 की जो वैल्यू है वो तो बहुत छोटी हो गई ना, यानी सवाल बनाने में मैंने गड़बड़ कर दी। चलो इतनी बातें समझ आई, अब इससे समझाता हूँ आपको आगे। बेसिकली ये ए बी की वैल्यू थोड़ी बड़ी आ जाती ना, या तो सवाल बनता। अब पता है क्या हुआ, इन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस आ गई √10, इसकी रेडियस 4 है, हाँ है ना, यानी सवाल में ही गड़बड़ है। ऐसा हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, मतलब ये हुआ कि बड़ा सर्कल हो गया, क्योंकि 4 की वैल्यू ज़्यादा है, √10 का मान तो 3 पॉइंट समथिंग होता है, यानी ये डिस्टेंस 4 से भी छोटी है, इसका मतलब ये सर्कल इसके अंदर ही घुसा पड़ा कहीं ना, यानी ये बड़ा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है। ध्यान से सुनना है, ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर होगा, बड़े वाले का, ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर होगा, और ये जो डिस्टेंस है ये √10 दे ही रखी है ना, मेरी बात समझ गए, ये √10 दे ही रखी है सवाल ने, और आगे बढ़ो। ऐसे बना भाई ये, है ना। तो ट्रांसवर्सल के लिए तो तभी खींच पाते हैं जब ये दोनों सर्कल दूर दूर होते, हाँ है ना। अब ये सर्कल दूर दूर तो है नहीं, सवाल में गड़बड़ होगी, मतलब ये या तो ऐसे होते तब डायरेक्ट टेंजेंट ये हो जाती, हाँ है ना, या फिर ऐसे होते तब खींची जा सकती थी डायरेक्ट टेंजेंट, ट्रांसवर्सल टेंजेंट ऐसे खींची जा सकती, लेकिन जब सर्कल ही एक दूसरे में घुस गए, हाँ है ना, तो फिर उस केस में ये चीज गड़बड़ कर दे रही है। तो भैया इस सवाल में ही एक दिक्कत आ गई, मतलब डाटा ही ये मिसमैच हो गया अपना, ये हमने ही बनाया सर्कल की क्वेश्चन, कोई नहीं इसको सही करके बना देंगे। तब तक अगले पे आइए, कहता है सर्कल की त्रिज्या ज्ञात करें, व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज इक्वेशन इज दिस। तो आप अच्छे से जानते हैं कि किसी भी सर्कल की इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में है x² + y² = समथिंग यानी r², तो इसका मतलब ये सर्कल ओरिजिन से होकर गुजर रहा है, मतलब इसका सॉरी और इसका सेंटर ओरिजिन पे है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू रहती है वो r² है, यानी r² की वैल्यू 20 है, तो r² अगर 20 है मेरे बच्चों, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर आंसर, तो 2√5, 4×5 = 20। कहता है कि वृत्त का सेंटर तो ये है और स्पर्श रेखा का बिंदु ए, करो जी।
देखिए मेरे भाई, बेहद आसान सवाल है, खुद भी कर लेंगे भाई। सर्कल के सेंटर के वर्टेक्स दे रखे हैं 4 - 1, है ना। यहाँ कोई पॉइंट होगा ए। अब कह रहा है सवाल में कि जी एक लाइन है, वो लाइन इस सर्कल को टच करते हुए जा रही है। एक लाइन है जो इस सर्कल को टच करते हुए जा रही है। तो आपने ज्योमेट्री पढ़ी हुई है, आप जानते हैं कि टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर बनाती है, और इस पॉइंट के वर्टेक्स दे रखे हैं ए के 6 और -3। तो कह रहा है जी इस लाइन का स्लोप निकालो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन दो वर्टेक्स से, दो पॉइंटों से, इन दो पॉइंटों से, इस वाले से और इस वाले से, इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे m1। फिर जो इसका स्लोप होगा, इसका स्लोप मान लो m2 है, तो m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट माइनस। क्यों? क्योंकि दो लाइनें जब एक दूसरे परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 है। तो आसानी से आप निकाल देंगे। करिए जी। कहता द ग्राफ ऑफ फॉर्म से ट्रायंगल ओ ए बी। यहाँ सर्कल नहीं है, ध्यान रखना, ये स्ट्रीट लाइन है। देखिए यार दोस्तों, सवाल में कह रहा है जी एक लाइन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। अब कह रहा है जी एक लाइन है 3x + 4y, 3x + 4y इक्वल टू 24। कोई -24 उधर जाएगा प्लस का, सबको 24 से भाग दोगे। तरीका सिखा रखा है मेरे बच्चों, मन ही मन कर लिया करो। 3 8 24, तो x/8 आया, 4 6 24, y/6 आया, बराबर 1 आया। इसका मतलब ये जो लाइन बनेगी इसमें x की वैल्यू 8 होगी, यानी ये वाला पॉइंट होगा 8 0, और ये वाला पॉइंट होगा 0 6। आपको ये सब ना बनाने की जरूरत है ना लिखने की जरूरत। ये ट्रायंगल, ये वाली लाइन है, और ओरिजिन से ये ए बी कोई इक्वेशन थी, ठीक है। द ग्राफ फॉर्म से ट्रायंगल ओ ए बी, ओ जो है वो ओरिजिन है। तो कहता है ओ ए बी क्या बना रहा है भाई, एक ट्रायंगल बनाने लग रहा है। ओ ए बी क्या बनाने लग रहा है, एक ट्रायंगल बनाने लग रहा है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? मैंने सीधा सीधा तरीका बताया कि इसका एरिया होगा हाफ इंटू एक्स के बटे वाली वैल्यू इंटू वाई के बटे वाली वैल्यू। 8 48 का आधा 24, यानी मेरे बच्चों इस वाली ट्रायंगल का एरिया 24 होगा, है ना। ऐसे एक और इक्वेशन दे रखी थी x + y + 4 = 0, तो 4 उधर ले जाएंगे -4, है ना। करो क्या, सबको -4 से भाग दे दो, -4 -4 -4। तो ऐसा करोगे तो x/-4 + y/-4 बराबर 1। तो इस लाइन की मतलब इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस आ गया -4 और हाइट आ गई -4। तो 4 चौक 16, 16 का आधा करोगे 8। तो आपने देखा कि जो ये वाली ट्रायंगल बन रही है दूसरी ओसीडी, ट्रायंगल ओसीडी, इसका एरिया आ रहा है 8, और जो ये वाली ट्रायंगल बन रही है ओ ए बी, इसका एरिया आ रहा है 24, है ना। तो यानी ओ ए बी का एरिया इसका 3 गुना है। अब देखते हैं जी ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो यहां लिख रखा है कि ओसीडी का एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया 8 आया, और इसके एरिया का कितना है, ये 1/3 है। तो 24 का 1/3 कर देंगे, यानी 1/3 एरिया ऑफ ए ओ बी। तो एरिया ऑफ ए ओ बी का 1/3 कर देंगे तो हमारा उत्तर निकल के मेरे बच्चों आ जाएगा। बात समझ पाए? आइए, मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्डिनेट और एफसी का, कोटि और भुज दोनों बराबर है। कोटि और भुज का मतलब ये होता है कि इसके जो एक्स वाले पॉइंट है और जो वाई वाले पॉइंट है, यही तो ऑर्डिनेट और एफसी का कहलाते हैं। कह रहा है जी दोनों आपस में बराबर है, मतलब k = 2k - 1 है।
ACHSL का पेपर है तो K उधर जाएगा, तो 2K में से K गया K और -1 इधर आएगा प्लस, तो K की वैल्यू आ गई दोस्तों 1। ये मेरा बताइए जी। देखिए जी, सवाल में कह रहा है संपाती रेखाएं, कोइंसाइडिंग लाइन। कोइंसाइड लाइन मतलब एक लाइन है ये, इसी के ऊपर दूसरी लाइन बन जाए, तो इसे हम बोलते हैं कोइंसाइडिंग लाइन। संपाती रेखाएं यानी जिनका पति एक जैसा हो, मतलब जो सारी एक ही रेखा पर जा रही हो, मतलब जिनका पथ एक जैसा हो। सच बात ये रहती है। तो इसमें मैंने बताया था कि भाई लाइनें या तो किसी एक पॉइंट पे मिलेंगी, या कहीं नहीं मिलेंगी, या एक दूसरे के ऊपर ही होंगी, मतलब हर पॉइंट पे मिलेंगी। तो जब हर पॉइंट पे मिलेगी तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन। और मैनी सॉल्यूशन के केस में बताया था A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 इक्वल होगा C1/C2। आए ना, सारे बराबर होंगे तो सोल्व करोगे तो आप खुद देख लीजिए यार, यहीं से सोल्व कर लेंगे। 3 दूनी 6 तो K की वैल्यू आएगी से। डी इज माई आंसर। आए ना, करिए भैया। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये ग्राफ होता है। ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बनाया। एक इक्वेशन दे रखी है जी, 4x जमा 5y बराबर 40। तो 4x जमा 5y बराबर 40, सबके बटे में 40 लिख दो। ये आ गया x/10 प्लस y/8। 4×40 5×8 40 1, यानी एक पॉइंट तो होगा 10 0। दैट्स इट, दिस पॉइंट इज 10 0। एक पॉइंट होगा 0.8, ये वाला पॉइंट होगा जी 0। मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए क्या कहता है मन तुम्हारा, ये समझिए। ये तो बन गई जी पहली लाइन, है ना।
ये बन गई भाई पहली लाइन। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब मुझे लगता है बात को समझ। अब बेटा हमें ये पता है कि एक लाइन वाई एक्सेस है, तो ये लाइन हो गई जी हमारी वाई एक्सेस, है ना, पक्का। अब एक लाइन हमारी एक्स एक्सिस है, तो ये लाइन हो गई हमारी एक्स एक्सिस। एक लाइन हो गई जी एक्स। सवाल ने क्या क्या बोला वो सारी बातों पे चर्चा करो। भाई उसने कहा ये वाली लाइन बना ली व्हाइट कलर में, ये वाली लाइन एक्स एक्सेस इस वाले कलर, सॉरी येलो कलर में, वाई एक्सेस हल्का सा ये वाला ऑरेंजी कलर डाल दिया ये। अब कह रहा है जी एक्स इक्वल टू 5, इसका कलर दूसरा बदलते। एक्स इक्वल टू 5 का मतलब क्या हुआ, यानी जहां पर x का मान 5 होगा तो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां आया है, तो 5 यहां कहीं होगा, हाँ है ना, तो 5 यहां होगा दोस्त। तो जहां 5 होगा ना तो वहां स्ट्रेट खींच देनी हमने, ऐसे लाइन की। ठीक है जी। अब आते हैं आगे। अब कह रहा है जी y इक्वल टू 4, इस वाले पॉइंट पर आते हैं। y की वैल्यू 4 कहां होगी, यहां कहीं, क्योंकि ये 8 है तो 4 यहां कहीं होगी, आए ना, तो एक लाइन यहां। y इक्वल टू 4 यहां। किसी भाई को कोई दिक्कत है? अब ये देखना है कि ये दोनों नजदीक मिल रहे हैं कि दूर मिल रहे हैं। तो पहले ये देखो 5 और 4 रख के सेटिस्फाई कर रहा, 5 चौक 20, 4 5 20, ठीक है सेटिस्फाई कर रहा है। भाई ये दोनों ही पॉइंट एक्स वाई और 4, एक्स 5 और वाई 4 दोनों इस इक्वेशन में रखोगे तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो दोनों पॉइंट होंगे ये इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, यानी यहीं पे आ रहे हैं क्या, 5 और 4। अब कह ये रहा है कि द टोटल एरिया इन स्क्वायर मीटर स्क्वायर यूनिट ऑफ द ट्रायंगल्स, ऑफ द ट्रायंगल्स, यानी जो त्रिभुजें बनी हैं इनका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, फॉर्म बाय द ग्राफ। यानी इन सारी लाइनों से मिलके जो ट्रायंगलें बनी हैं, इन सब से मिलके जो त्रिभुजें बनी हैं उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज बनी, सवाल की भाषा में ही गड़बड़ लग रही है, क्योंकि इस वाली ट्रायंगल में वाई एक्सेस शामिल नहीं है, इस वाली ट्रायंगल में एक्स एक्सेस शामिल नहीं है, फिर कैसे बना रहा है भाई। 1 2 3 4 5, वैसे भी 5 लाइनों से मिलकर ट्रायंगल तो बनना नहीं है। देखते हैं जी करके क्या तुक्काबाजी लगा सकते हैं। तो ये लेंथ आ गई 5, ये लेंथ है 4, क्योंकि 5 4 है, ये 8 थी, ये 4 है तो ये लेंथ कितनी आई 4, ये 10 है, ये 5 है तो ये लेंथ कितनी आई 5, तो इसका एरिया आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 5 गुना 4, इसका एरिया है 10। तो मेरे भाई इस ट्रायंगल के एरिया 10 है, तो सेम ही साइड है इसकी 4 5, तो इसका एरिया भी कितना है 10, तो 10 और 10 कितना आया 20, तो इसका मतलब इनका एरिया आएगा 20। मेरे हिसाब से इसका आंसर 20 ही होना चाहिए, है ना। और तो क्या आंसर लिखें आप बताओ, पक्का भाई यही आंसर होगा। आइए मेरे बच्चों पढ़िए सवाल को। देखिए यार मैंने यहां देखा 4 2 4 10, 8 2 8 14, अगर मैं इनके कोऑर्डिनेट ही बांटने लगूं, पहले आप सवाल तो समझ ही लिया होगा, कुछ है तो नहीं। 4 वर्टेक्स दे रखा है, कह रहा जी एरिया बताइए निकाल के। तो कोई चतुर्भुज होगी भैया, ये एक्स एक्सिस है बाबू, ये आपका वाई एक्सिस है। सवाल में कह रहा जी एक पॉइंट है 4 2, यानी एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 2, यानी यहां कहीं आएगा एक पॉइंट 4 2।
एक पॉइंट था 410, यानी x की वैल्यू 4 ही, y की वैल्यू 10, यानी ये वाला पॉइंट है 410। एक पॉइंट है जी 8 2, x की वैल्यू 8 यहां आएगी, x की वैल्यू 8 यहां कहीं, सॉरी, तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 8 तो बेटा यहां आएगी 8 2, और एक चौथा पॉइंट है वो है 8 14, तो 8 14 तो यहीं बनेगा, यहाँ 8 14, यानी x की वैल्यू 8 यहां होगी तो 4 यहां होगी, है ना। अब कहानी को देखिए, अगर आप गौर से देख रहे हो, अगर आप गौर से देख रहे हो और मेरी बात को समझना चाहें, तो आप जानेंगे कि यहाँ पे भी ये डिस्टेंस 2 है और यहाँ पे भी ये डिस्टेंस 2 है, यानी हाइट 2 है। तो अगर मैं इसको इससे मिला दूंगा ना, अगर मैं इसको इससे मिला भी दूंगा मेरे भाई, तो ये बेसिकली एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हो जाएगी, है ना। दूसरी बात एक और भी, क्या एक्स की वैल्यू 4 है और वाई यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू 4 है, इसका मतलब ये डिस्टेंस भी 4 है, ये डिस्टेंस भी 4 है, यानी ये लाइन भी पैरेलल है। मतलब ये वाली लाइन भी भैया पैरेलल है। ये लाइन भी भैया पैरेलल, ये लाइन भी पैरेलल है ना। आपने देखा यहां 8 है, यहां 14 है, तो ये लाइन भी पैरेलल है। भाई ये डिस्टेंस भी 8 है, ये डिस्टेंस भी 8 है, समझ में आ गई बात। और ये थोड़ा अजीबोगरीब लाइन हो गई, इसको यहां मिला देते हैं। तो कह रहा है जी इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको बताना है क्या होगा। देखिए अगर हमें कुछ भी नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए सबसे आसान होगा कि हम इस ट्रायंगल के एरिया निकाल लें। भाई 3 वर्टेक्स है, ट्रायंगल के एरिया निकाल दो, यहाँ 3 वर्टेक्स है, ट्रायंगल के एरिया निकाल दो, दोनों ट्रायंगल के एरिया निकाल के जोड़ दो, दैट इज योर आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका उत्तर होके आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। एक तो तरीका ही है, चलिए पहले डिटेल ही समझाता हूं। तो इसको फार्मूला सिखाया था ना, 1/2 मॉड्यूलस में x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। तो वर्टेक्स दे रखे हैं, आप निकाल देंगे, इसका एरिया आ जाएगा, ऐसे ही इसका एरिया निकालेंगे, दोनों के एरिया जोड़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल के एरिया। तो बेवकूफ़ों वाला तरीका हो गया ये। अब आते हैं समझदारों वाले तरीके। कैसे, देखिए यार हमें ये समझना है कि बेसिकली ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। कैसे पैरेलल है, बड़ा साफ सुथरा है, क्योंकि ये डिस्टेंस भी 8 है, ये डिस्टेंस भी 8 है, ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस भी 4 है, यानी ये वाली लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है और ये वाली लाइन भी वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी ये दोनों लाइनें पैरेलल है। और अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं मेरे बच्चों, अगर ये दोनों ही लाइनें अगर आपस में पैरेलल हैं, तो बेसिकली कुछ और नहीं, क्या बन गई, पैरेलल वो बन गई, ट्रेपीजियम बन गई। क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल नहीं, और ट्रेपीजियम का एरिया रहता है हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन, सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अब जरा मेरी बात को सुनिए समझिए। बेटा ये लेंथ निकालना आसान है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये लेंथ 8 है, ये लेंथ 4 है, तो ये लेंथ कितनी निकल के आएगी, 4। ये लेंथ पूछे तो यहां से यहां तक ये लेंथ 10 है, ये लेंथ 2 है, तो ये लेंथ आएगी 8। यहां से देखोगे ये लेंथ 2 है और ये लेंथ 14 है, तो 14 में से 2 गया, ये लेंथ आई 12, तो एरिया आएगा हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन, तो 8 जमा 12 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई जी, 4। तो हाफ 2 से काटोगे 2 आएगा, और 12 8 20, 20 दूनी 40, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, समझ गए जी। तो ये टोटल ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है, आप कितना बढ़िया से चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, ये मेन चीज़ है, ठीक है। आइए जी।
देखिए यार दोस्तों, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। कहता है जी एक लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, तो सबको 2 से भाग दे दो, तो यहां बन जाएगा 1, तो ये एक्स बाई टू वाई बाई टू, यानी यहां से होके गुजर रही होगी, माने ये डिस्टेंस 2 होगी, ये डिस्टेंस भी 2 होगी। समझ रहे हैं ना? अरे हाँ है ना? या उसको भी मारो गोली, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों नहीं है, सिर्फ एक्स एक्सिस है। तो आप सिर्फ ये देखिए कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगी। एक्स एक्सिस का मतलब होता है वाई इक्वल टू 0, तो वाई की वैल्यू 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू 2, यानी ये लाइन यहां जरूर काट रही होगी 2 0 पे, है ना? अब ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ काट रही होगी, तो एक्स एक्सिस का मतलब वाई इक्वल टू 0, तो वाई की वैल्यू 0, तो मतलब एक्स की वैल्यू भी 0 आ गई, तो ये एक्स एक्सिस को काट रही है यहाँ। यानी एक लाइन इस पॉइंट से होके गुजरेगी, एक लाइन इस पॉइंट से होके गुजरेगी। अब हो सकता है दोनों लाइनें ऐसे गुजर रही हो, ये ऐसे जा रही हो। अब हमें ये देखना कि दोनों लाइनें आपस में कहाँ मिलेंगी, ये दोनों, तो दोनों को सोल्व कर लो। तो एक जगह x माइनस वाई बराबर 0, एक जगह x प्लस वाई बराबर 2, तो सोल्व कैसे करा जाए? ये कट जाएगा, 2x बराबर 2, तो x की वैल्यू आ गई 1। अब मेरे बच्चे अगर x की वैल्यू 1 है तो बताइए y की वैल्यू क्या लेंगे, 0 है 1, तो y की वैल्यू भी आ गई 1। यानी दोनों लाइनें आपस में जिस पॉइंट पे मिल रही होंगी उस पॉइंट के वर्टेक्स हैं क्या जी, 1 1। ये बेस की लेंथ निकल के आ गई आपके पास, कितनी है जी, 2। ये 1 1 है, तो ये वाई एक्सिस वाली हाइट हो गई, तो ये जो लेंथ है ये कितनी आ गई बेटा, 1। एरिया आ गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आंसर आ गया 1। ये मेरा आंसर। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो आएगा 1 स्क्वायर यूनिट। ये है भाई पूरा डिटेल प्रोसेस। बात आती है कि पेपर में कैसे करें। तो पेपर में करने के लिए आप ये देखा करें कि एक्स एक्सिस बेस दे रखा है। अगर एक्स एक्सिस बेस दे रखा है तो ये देखिए ये एक्स एक्सिस को कहाँ काट रही है और ये एक्स एक्सिस को कहाँ काट रही है। वो 2 पॉइंट मिल जाएंगे, उससे आपको बेस में निकल के आ जाएगा। तो बेस की लेंथ निकल के आ गई 2। अब आपको ये पता है कि अगर बेस एक्स एक्सिस है ना, अगर ये बेस एक्स एक्सिस है तो जहां पे भी टकरा रही होंगी वहां वाई वाली जो वैल्यू होगी वही इसकी हाइट होगी, वाई वाली वैल्यू ही इसकी हाइट होगी। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके कुल मिला के आप वाई की वैल्यू निकाल दो, डायरेक्ट आंसर दे दी। किसकी वैल्यू निकाल दो भाई, वाई की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू 1 आई तो वही इसकी हाइट बनेगी और आपका आंसर है ना। मैं एक एग्जाम्पल लेके करा देता हूं, एक और। बताओ भाई, इन तीनों ट्रायंगल से बने मतलब इन तीनों साइडों की से मिलके बने ट्रायंगल का एरिया बताइए क्या होगा। ये आपका प्रश्न, करिए भैया। आइए जी, देखिए मेरे बच्चों, हमें कुछ नहीं देखना, हमने ये देखना है कि एक्स एक्सिस इसको कहाँ काटा है। एक्स एक्सिस मतलब वाई की वैल्यू 0, तो वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा। 4x बराबर 10, तो एक्स की वैल्यू 2.5। इसका मतलब एक्स एक्सिस को ये 2.5
और शून्य पे काटेगा। ये कहाँ काटेगी? y इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 3, ये काट रही होगी यहाँ 3 और 0। तो एक इस पॉइंट पे काटेगी, एक इस पॉइंट पे। तो ये लेंथ है 3, ये लेंथ है 2.5, तो ये वाली लेंथ कितनी आ गई जी? 0.5। ये लेंथ आ गई मेरे भैया 0.5, आया ना। अब बात करते हैं भैया आगे, इन दोनों को सोल्व करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सोल्व करके जो y की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर। तो करो क्या कि 4 से गुना कर दो, तो ये 4x आएगा, ये 4y आएगा, 4 3 बाहर आ जाएगा। अब माइनस कर देंगे, 4x कट जाएगा, माइनस माइनस 6y में से 4y गया 2y, आया ना। और 10 में से 12 गया -2, तो 2 से 2 कट के y की वैल्यू आई -1। हाइट की वैल्यू जो मर्जी हो, हमें उससे मतलब नहीं, वो यानी इसका अंदर ये लाइनें यहां मिल रही होंगी और इसकी जो हाइट बन रही होगी वो 1 ही बन रही हो। -1 तो पॉइंट की लोकेशन है, बाकी हाइट तो 1 ही रहेगी। तो इसका एरिया आ जाएगा 1/2 × 0.5 × 1, दैट इज योर आंसर। समझ गए भाई? किसी भाई को दिक्कत तो नहीं? आइए आगे बताइए। कह रहा जी इन समीकरण के हल ए और बी है, तो मेरे बच्चे सोल्व करना है। सोल्व करके जो वैल्यू आए एक्स और वाई की वही हमारे सॉल्यूशन है। तो ए की वैल्यू निकल जाएगी बी के। भाई दोनों इक्वेशन सोल्व करके ए बी निकाल दो, एक्स वाई निकाल दो, वही हमारे ए और बी है। कह रहे ए प्लस बी बताओ, निकाल लोगे? आइए करिए। देखिए यार दोस्तों, x इक्वल टू 4 का क्या अर्थ है? मेरे बच्चों ध्यान से समझिए, x इक्वल टू 4 का क्या मतलब है। x इक्वल टू 4 का मतलब जैसे x की वैल्यू यहाँ 1 हुई, यहाँ 2 हुई, यहाँ 3 हुई, यहाँ 4 हुई, यहाँ तो यहाँ जो मेरी लाइन बनेगी ये मेरी x इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट करेगी। हाँ है ना। अब y इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू 3 कहाँ होगी? 1 2 3, यहाँ। किसी भाई को दिक्कत है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो इक्वेशन थी, ये जो लाइन थी, ये x इक्वल टू 4 थी और ये y इक्वल टू 3 थी। अब सवाल में कह रहा है जी एक लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। अब हम ये देख रहे हैं कि ये लाइन इनको कहां कहां काटेगी। तो देखो यार 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 है और x की वैल्यू 4 है। तो अगर x की वैल्यू 4 यहां रखोगे तो 4 3 12, 12 से 12 कट जाएगा तो y की वैल्यू 0। तो मतलब x की वैल्यू 4 लोगे तो y की वैल्यू 0। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, यानी ये वाली जो लाइन है, ये एक तो इस पॉइंट पे काट रही है 4 0। सेकेंड टाइम अगर मेरे बच्चों हम y की वैल्यू 3 ले ले तो 3 चौक 12 से 12 कट गया तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 0, क्योंकि 3x बराबर 0, तो x की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 0 आती है अगर हम y की वैल्यू 4 सॉरी y की वैल्यू 3 लेते हैं। तो यानी इसका मतलब ये यहीं आएगी 0 3। तो इसका अर्थ ये हुआ मेरे भैया कि ये लाइन इसी पॉइंटों से होके गुजरेगी, आए ना। अब हमें एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है? इस वाली ट्रायंगल का, क्योंकि ये y इक्वल टू 3, ये x इक्वल टू 4 और ये वो वाली लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो बेटा ये लेंथ 4 है तो मतलब ये लेंथ भी 4 होगी, ये लेंथ 3 है तो ये लेंथ भी 3 होगी। एरिया निकाल देंगे। कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
तो 20 हो गया 3 और हाइट हो गई 4, 4 3 12 का आधा 6 ये मेरा। हाँ है ना, पक्का। बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कितना मूर्ख वाला सवाल है मीन्स का, कि एक्स इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू बी है, का ग्राफ किस बिंदु पे काटेगा। चलो डिटेल बता दो। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स इक्वल टू ए है तो मतलब यहां से कोई डिस्टेंस ए लेंगे और इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, है ना। दूसरा वाई इक्वल टू बी, तो ये कोई लेंथ बी होगी तो यहां एक ग्राफ खींचेंगे। तो मेरे बच्चों ये पॉइंट का वर्टेक्स क्या होगा। भाई ये पॉइंट होता ही मेरे भाई एक्स और वाई, इसमें सोचना क्या था। तो एक्स की वैल्यू ए दे रखी थी, वाई की वैल्यू बी, तो नेचुरल ए भी होना था। इसमें कोई सोचने वाली चीज ही नहीं थी इस सवाल के अंदर। करिए। कहता है जी ये जो लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, इनमें से किस क्वाड्रेंट से होकर गुजरती है। तो बेटा सबको क्या करो, 12 से भाग दे दो, तो 6 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं 4 आ जाएगा। अब एक बात दिमाग दौड़ाओ यार, क्या बन रही है, y की वैल्यू 4 आ रही है, मतलब यहां से होकर गुजर रहा है, और x की वैल्यू 6 आ रही है, नहीं यहाँ अगर पॉइंट भी लिखने हो तो 6 0 0 4। तो मेरे भैया ये लाइन इन पॉइंटों से होके गुजरेगी ऐसे। तो अगर ये लाइन ऐसे गुजर रही है तो किस किस क्वाड्रेंट से गुजर रही है, फोर्थ से भी गुजर गई, फर्स्ट से भी गुजर गई और सेकंड से भी, यानी थर्ड को छोड़ के बाकी सबसे गुजरेगी। थर्ड नहीं होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ही आंसर आ, हाँ है ना, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ही आंसर आ, पक्का। बोलो बधो बोलो। आइए। कहता है एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए कोई लाइन। तो मेरे भैया अगर एक्स एक्सिस तो ये हो गया इसके पैरेलल, और वो भी कितने, 3 एकक नीचे, नीचे का मतलब यहां, तो यहां से कोई भी लाइन खींचोगे तो ये y का ही तो पॉइंट हो, यानी y-3 बना रहा होगा मेरा आंसर। ये देख लो गधों, मेंस के सवाल है। कहता है जी ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करने पे ये m और n पे मिलते हैं, मतलब इन दोनों को सोल्व करोगे तो सोल्व करने पे जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू m होगी, y की वैल्यू n, जो वैल्यू होगी वो यहां रख दो, सोल्व कर दो यार। हाँ कह रहा है जी ऐसी इनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन है जिसका हर पॉइंट पे, ग्राफ के हर पॉइंट पे उसका जो ऑर्डिनेट होगा वो 4 टाइम्स होगा ऑफ इट्स एफसी का। देखिए यार एक्स जो होता है वो एफसी का होता है, और वाई जो होता है ऑर्डिनेट होता है, और वो कह रहा है 4 गुना होना चाहिए। ऑन इट्स ग्राफ हैज एन ऑर्डिनेट 4 टाइम्स ऑफ इट्स एफसी का, यानी एक्स की भी वैल्यू अगर 1 है तो वाई की वैल्यू 4, मतलब एक्स का 4 गुना वाई होना चाहिए। तो वाई जो है वो एक्स का 4 गुना होना चाहिए, यानी बी ऑप्शन आ गया। वाई जो है वो एक्स का 4 गुना होना चाहिए, सीधी सी बात है भाई। देखिए यार मेरे बच्चों, इस बात को समझिए। मैंने आपको याद होगा एक इक्वेशन लिखवाई थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और बताया था कि c का मतलब होता है कि जो लाइन बन रही होगी वो ओरिजिन से c को कितनी दूरी पे काटेगी, हाँ है ना। अब हमारे सवाल में कह रहा है कि जी वो जो लाइन है वो है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर c, और c की वैल्यू बेसिकली 0 है। अगर c की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब वो लाइन कहां से गुजर रही होगी, ओरिजिन से।
क्योंकि सी ही जो था या सी की जो वैल्यू होती थी वो हमेशा यही होती थी कि ओरिजिन से कितनी ऊंचाई पे वो लाइन वाई एक्सिस को काट रही होती थी। बताया था कि सी वाई इंटरसेप्ट होता है। अरे हाँ है ना। तो यहां तो सी की वैल्यू 0 है। अगर सी की वैल्यू 0 आ गई तो इसका अंदर 100% ये लाइन ओरिजिन से ही होके गुजरी होगी, चाहे ऐसे गुजरे चाहे ऐसे गुजरे चाहे कैसे भी गुजर रही हो, ओरिजिन से गुजरेगी। तो आंसर आ जाएगा 0 0। हाँ है ना, यानी ओरिजिन से होके गुजर रही होगी। देखिए यार, सोल्व करना है, आप तो समझदार बच्चे हैं। बेस सेम है तो भैया पावर ऐड कर लो, तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर x + y। और 8 को 2 की पावर 3 लिख देते हैं, या 9 को 3 की पावर 2 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2x जमा y। 81 को 3 की पावर 4 लिख देंगे। अब आप देखेंगे कि x + y तो आ गया सर 3, और कंपेयर करेंगे तो 2x जमा y बराबर आ गया सर 4। अलजेब्रा लग गया। सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ गया। या ऊपर से चेक कर दो। हाँ है ना, ऊपर से चेक कर लो। y की वैल्यू नेचुरल है, 2 दिखाई दे रही है, 1 2 1 3, 2 2 2 4 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 2 आंसर आ गया। अरे बोलो हाँ या ना। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन है 3x - 20y बराबर 2। एक दूसरी लाइन है, इसकी इक्वेशन है 11x - 5y बराबर -61। कहता जी दोनों आपस में मिलती हैं, और किस पॉइंट में मिलती हैं? ए बी पे। तो मेरे भाई ए और बी की वैल्यू आप निकाल सकते हो कि नहीं? आप कहेंगे 100% निकाल देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो प्रतिशत निकल जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब इनकी वैल्यू निकल जाएगी, कैसे निकलेगी भाई? दोनों इक्वेशन को सोल्व करके जो एक्स वाई की वैल्यू निकल के आ रही होगी वही इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के वर्टेक्स होंगे, तो यहां से ए बी की वैल्यू निकल जाएगी। अब कह रहा है जी इनका रेशियो निकाल के बताइए क्या होगा, इनका अनुपात निकाल के बताना। तो यहां ऊपर ए और बी की वैल्यू रख देना, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। हाँ कि ना, समझ गए? जिस सवाल में दम होगा वही हम होंगे। भाई ये सवाल मैं पीछे कई सारे करा चुका हूं, ठीक है। अभी आज भी शुरुआत में यही सवाल कराया था, इसी टाइप का कर लोगे। सेम वही सवाल है। y = 0 का मतलब बना x एक्सेस, y = 0 का मतलब बना x एक्सेस। है ना। क्या करना होगा? जैसे इसी सवाल को सोल्व करते हैं, क्या करना होगा? आपको सबसे पहले देखना होगा x एक्सेस का मतलब y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आई, यानी ऐसे एक तो पॉइंट आ गया हमारे पास 3 0। अब x एक्सेस को इस लाइन में रखोगे y = 0, तो 2x बराबर 12, तो x की वैल्यू 6, तो एक पॉइंट आ गया 6 0। तो हमें यहां से ये समझ में आया मेरे भाई कि ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ है हमारे पास कितनी? 3। ये 6 है, ये 3 है, तो ये लेंथ आ गई 3। अब अपने को सवाल सोल्व कर लेना है। अगर बेस एक्स एक्सिस है तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके जो y की वैल्यू आएगी वही हमारी हाइट होगी, तो एरिया लगा देंगे हाफ इंटू बेस इंटू जो y की वैल्यू होगी वो हमारी हाइट। अगर बेस एक्स एक्सिस है, मतलब ट्रायंगल की एक साइड एक्स एक्सिस है, तो बाकी दोनों इक्वेशन को सोल्व करके या दोनों साइडों को सोल्व करके y वाले वर्टेक्स की लेंथ निकाल दो, वो हाइट आ गई। और अगर बेस y एक्सिस है तो दोनों लाइनों को सोल्व करके x वाले वर्टेक्स की वैल्यू निकाल लो, वो उसकी हाइट आ जाएगी। बस आंसर। यार सेम आसान सा सवाल है। कह रहा है ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, किसी पॉइंट पे मिल रही हैं, जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उसके वर्टेक्स अल्फा बीटा है। कैसे निकालते हैं भाई? बताया दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो अल्फा और बीटा, मतलब एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वही अल्फा बीटा होगी। समझ गए भैया? आइए भाई बताओ तुम कितने आसान से सवाल दे दिए। कहता है जी ये दो इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है और एक इक्वेशन है, दोनों आपस में इस पॉइंट पे आके मिल रही है, तो के का मान ज्ञात करो। इस पॉइंट पे आके मिल रही है, इसका इस बात का अर्थ हुआ कि भैया यहां से y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू a आए ना, तो इस इक्वेशन में रखता है x की वैल्यू a रखेंगे तो आएगा 4a, y की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 दूनी 8 बराबर 10।
तो 4a की वैल्यू आई मेरे भाई 18, बाद में देखेंगे। अब a4 हम यहां रख देते हैं, a4 यहां रख देते हैं, तो x की जगह a रखेंगे तो ये 4a आएगा, और y की जगह 4 रखेंगे तो ये 4k आएगा, और ये 2। तो देखो यार 4a की जो वैल्यू है वो 18, तो 4a की वैल्यू 18, तो 18 जमा 4 के बराबर 2। तो मेरे भाई 18 उधर ले जाओगे माइनस का, तो 4k की वैल्यू आएगी -16, तो k की वैल्यू आएगी -4, और यही आपका आंसर आ गया। हाँ है ना? कैसे समझे? देखो दोबारा बताता हूं। अगर दो लाइनें किसी एक पॉइंट पे टकराएंगी तो उसके वर्टेक्स क्या होंगे, जो इन दोनों को सोल्व करके वैल्यू आएगी। और ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई करेगा तो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे इसके वर्टेक्स, और ये पॉइंट इस लाइन पे भी है तो इसके सारे वर्टेक्स इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे। हाँ है ना? तो दोनों ही लाइनों को अगर सेटिस्फाई करेंगे तो आपको क्या करना होगा, आपको दोनों जो पॉइंट अगर दे रखा है तो इस लाइन में भी रख दो, इस लाइन में भी रख दो, वहां से सोल्व कर दो, जैसे हमने किया इस सवाल को। y = 3 में निर्देशांक बिंदु 5 माइनस, बताओ भैया y = 3 कहां होता है? y = 3 होता है यहां, जैसे ये 1 है, 2 है, 3। ये वाली लाइन है y = 3, कहता है 5 माइनस 3, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -3, तो यहां कोई पॉइंट होगा 5 -3। दिमाग दौड़ाना भाई, यहां अगर आपने शीशा रखा है, वाई एक्सिस पे शीशा रखोगे तो ये बात तो तय है कि एक्स वाले पॉइंट है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वाई वाले से पड़ेगा। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है जी? 3, और ये भी डिस्टेंस कितनी है? -3, तो 3 और 3 कितनी डिस्टेंस होगी? 6। तो इसका मतलब यहां से 6 डिस्टेंस ऊपर चले जाओ। तो अगर यहां से 6 डिस्टेंस ऊपर जाओगे तो बेसिकली एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस ऊपर चले गए? 6, तो ये और 3, ये 3 तो ऑलरेडी ऊपर थी, तो नो डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा 5 और 9 होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा 5 और 9 होगा। मेरी बात समझ पाए या नहीं? हाँ है ना? आपको कुछ नहीं करना, आपने ये देखना कि यहां से बिंदु कितनी दूरी पे? 6 यूनिट डिस्टेंस पे, तो यहां से भी 6 यूनिट। लेकिन कोऑर्डिनेट इस लाइन से डिसाइड नहीं होते, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से होते हैं। तो यहां से अगर ये 6 यूनिट दूर है तो यहां से कितनी दूर है? 3, ये है ही, तो 6 और 3 9 यूनिट, तो ये पॉइंट होगा 5 और 9। है ना? तो भाई मेरी तरफ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी तरह खत्म हुई, आज के लिए इतना ही है ना। और मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बचा ही नहीं है इसके अंदर, कोऑर्डिनेट पूरा कंप्लीट हो गया।